हेलो साथियों, नमस्कार। मैं पुष्पेंद्र यादव और हम लोग लगातार लाइव क्लासेस करके जीएस को पढ़े जा रहे हैं। ये जो जीएस है ये हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप एसएससी के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं, यूपीएसआई के लिए कर रहे हैं, इवन यूपीएससी या यूपीपीएससी के लिए कर रहे हैं, तब भी आपका जो कंटेंट है वो कंप्लीट है। उसमें किसी भी किस्म का आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं दिखेगा, कोई कमज़ोरी नहीं दिखाई देगी। बेहतरीन टॉपिक है आपके लिए। हम लोगों ने संविधान पूरा पढ़ लिया है। आप हमारी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और प्लेलिस्ट में जाकर के संविधान को पढ़ सकते हैं। अब जो दूसरा विषय हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ये है ज्योग्राफी का। और ज्योग्राफी अपने आप में इतना महत्वपूर्ण है कि हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इससे क्वेश्चंस आते हुए देखे जाते हैं। ज्योग्राफी इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब तक आपकी ज्योग्राफी अच्छी नहीं होगी, आपका करंट अच्छा नहीं हो सकता है, आपकी हिस्ट्री अच्छी नहीं हो सकती है। यानी कि एक ऐसा सब्जेक्ट जो कि लगभग हर सब्जेक्ट को जोड़ता है। इवन ज्योग्राफी कहीं ना कहीं बायोलॉजी को भी टच करती है, एनवायरमेंट इकोलॉजी को भी टच करती है। तो ज्योग्राफी का जो स्कोप है वो बहुत ही ब्रॉड है, बहुत बड़ा है। और ज्योग्राफी को मैं इस तरीके से पढ़ाऊँगा कि आपने यूट्यूब के इतिहास में इससे आसान और इससे बेहतर शायद ही कभी पढ़ी हो। इसीलिए लगातार जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा और दोस्तों तक इसको शेयर ज़रूर करिएगा। क्योंकि जब भी आपको अच्छी चीज़ दिखाई दे तो ये आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप इन चीज़ों को सभी लोगों तक पहुँचाएँ। आप पहुँचाएँगे तभी मेरी बात सभी तक पहुँच सकती है। अन्यथा मैं यहाँ पर बैठे अपनी बात करता रहूँगा और लोगों तक शायद वो ना पहुँच पाए। इसलिए आपका भी यहाँ पर एक क्लिक मेरे लिए बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों हम लोग ज्योग्राफी से। साथियों, ज्योग्राफी की जब कड़ी शुरू होती है तो आपको यहाँ पर सबसे पहले हमारी पृथ्वी का एक भूगर्भिक इतिहास और जो कालखंड आए हैं इनकी जानकारी कर लेना बड़ा ज़रूरी है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आने वाले वक्त में हमको हमारी पृथ्वी के ऊपर मौजूद चट्टानों की चर्चा करनी है, यहाँ की पर्वत श्रृंखलाओं की चर्चा करनी है, यहाँ के नदियाँ, मैदान, पठार, इन सब की चर्चा करनी है। सबसे बड़ी बात आती है जब हम खनिजों की बात करते हैं कि किस जगह पर कौन सा खनिज पाया जाता है। और ये बातें मैं दावे के साथ कहता हूँ दोस्तों, अगर ये शुरुआती विषय की जब शुरुआत होती है, अगर आप ये शुरुआती हिस्सा पढ़ लेते हैं तो ज़िंदगी भर के लिए भूगोल आपके लिए चुटकियों का खेल हो जाएगा। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, बस आप भूगोल को बिना रुके पढ़ते जाना, ज़िंदगी में कभी कोई क्वेश्चन आपको हैरान नहीं करने वाला है। ये मैं कह रहा हूँ और दावे के साथ कह रहा हूँ। हम लोग भूगोल की जब कड़ी की शुरुआत करते तो शुरुआती कुछ हिस्सा, यानी कि जब हमारा ब्रह्मांड बन रहा था उस दौर के एक हिस्से को जान लेते हैं। मैं बहुत संक्षेप में इस बात को करूँगा क्योंकि हमारा विषय अभी ब्रह्मांड नहीं है। ब्रह्मांड का टॉपिक हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग भूगर्भिक इतिहास की एक नींव रख रहे हैं ताकि हम कालखंडों को आसानी से और सुगमता से समझ पाएँ। साथियों, शुरुआत में जब एक बिग बैंग नाम का एक बेहतरीन विस्फोट हुआ तो उस बिग बैंग की घटना के बाद कहते हैं इस ब्रह्मांड के निर्माण का कार्य शुरू हो जाता है। और निर्माण का कार्य जब शुरू होता है तो धीरे धीरे ढेर सारी आकाश गंगाओं का निर्माण शुरू होता है। आकाश गंगाओं के बाद ढेर सारे ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र, ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। उस एक विस्फोट के बाद ही कहीं ना कहीं युगों की शुरुआत हो जाती है। हमारी पृथ्वी शुरुआत में जब बनी तो एक आग का गोला हुआ करती थी। होगी भी क्यों नहीं, आप एक पटाखा फोड़ करके देखिएगा और उसके बाद जो उसके कण दूर जाकर गिरते हैं वो कैसे लाल एकदम टमाटर से रखे रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो अभी अभी कहाँ से निकले हैं, वो एक विस्फोट की जगह से निकले। हमारी पृथ्वी भी ठीक उसी तरीके से थी, एक विस्फोट के केंद्र से निकल करके आई थी। तो इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी थी और इसके जितने भी मटेरियल इस पर मौजूद थे वो सारे के सारे पिघली हुई अवस्था में थे। उस विस्फोट के बाद पृथ्वी बहुत दूर तक बहुत तेजी से चली गई और हमारी पृथ्वी ने सूर्य के
चक्कर लगाना शुरू कर दिया था। कहते हैं उस समय पृथ्वी और सूर्य के बीच की नज़दीकियाँ ज़्यादा थी। आज की डेट में हम लोग यानी कि हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य से थोड़ी सी दूर आ गई है। उस दौर में उतनी दूर नहीं हुआ करती। ये साथियों 5 अरब वर्ष पहले की बात है। 5 अरब वर्ष पहले पृथ्वी एक आग के गोले के समान थी और इस पृथ्वी का ऐसा कोई हिस्सा नहीं था जहां से ज्वालामुखी ना फूट रहे। लगभग पृथ्वी के हर हिस्से से ज्वालामुखी फट रहा था। हमारी पृथ्वी आग के गोले के समान धधक रही थी और उसके बाद अंदर की गर्मी बाहर निकल रही थी ज्वालामुखी के माध्यम से। ऐसा पृथ्वी इसलिए कर रही थी ताकि वो अंदर से धीरे धीरे ठंडा होना शुरू हो जाए। आप सभी लोग जब आगे के अध्याय पढ़ेंगे, जब मैं ज्वालामुखी पढ़ाऊंगा, तो आप पाएंगे कि ज्वालामुखी जब भी फटता है तो करीब 60% तक उसमें जल वाष्प होती। ठीक यही चीज उस समय भी हो रही थी। हमारे पृथ्वी के गर्भ के अंदर पानी कहीं ना कहीं अंदर इस तरीके से था कि वो ज्वालामुखी के माध्यम से जलवाष्प के रूप में लगातार बाहर निकल रहा था। एक समय आया जब हमारी पृथ्वी के बाहरी आवरण पर ढेर सारे बादल बन चुके थे। कई करोड़ों साल बाद ये बादलों की मात्रा अचानक से बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। समय के साथ जैसा कि मैंने कहा कि पृथ्वी सूर्य के काफ़ी नज़दीक हुआ करती थी, लेकिन अब पृथ्वी थोड़ी सी सूर्य से दूर हो चुकी थी और इसकी वजह से पृथ्वी थोड़ी सी ठंडी भी पड़ी। हल्का सा तापमान घटने के कारण और ढेर सारी ज्वालामुखी से अंदर की गर्मी बाहर निकल जाने के कारण पृथ्वी का तापमान हल्का सा गिर गया था। ऐसे में जो बादल आसपास थे इनको भी ठंडक महसूस हो गई और कहीं ना कहीं ये बादल कंडेंस हो गए, यानी इनका संघनन हो गया। कहते हैं जब इन बादलों का संघनन हुआ तो इन बादलों से करीब करीब 100 वर्षों तक लगातार बारिश होती रही। ये 100 वर्षों तक की जो बारिश थी इसने पृथ्वी के ऊपर एक बहुत बड़ा सा समुद्र बना दिया। ये जो ओशियन है ये पृथ्वी पर उस समय सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई देती थी पृथ्वी के ऊपर, वो था ओशियन। हमारा ओशियन बन चुका था, लेकिन ओशियन के नीचे जो धधक रही भूमि थी वो पानी की वजह से अचानक से ठंडी भी हो गई। लेकिन वो था तो कहीं ना कहीं ज्वालामुखी ही जो अचानक से ठंडा हो गया। जब वो ठंडा हुआ तो उसने ज़मीन के नीचे एक चट्टान बना ली। यानी कि आज अगर आप समुद्र के अंदर जाओगे और उसके तल में जाकर के देखोगे तो जो चट्टान बनी होगी वो उस समय की बारिश के दौरान बनी होगी। लेकिन भले ही पृथ्वी पूरी की पूरी पानी से भर चुकी हो, यानी कि पृथ्वी का अब ऊपरी आवरण पूरा का पूरा समुद्र में हो चुका है, आप जब इस किस्म की पृथ्वी को देखते हो तो इस पृथ्वी पर अभी कोई भी भूखंड नहीं है, यानी कि जीवन के भी कोई आसार नहीं हो सकते। और यही कारण है कि पृथ्वी पर सबसे पहला जो जीवन आया वो पानी के अंदर आया, एक कोशिकीय जीवों के रूप में। साथियों जो प्री कैम्ब्रियन एरा है, मैं आपको यहाँ पर बता दूं, हमारा जो कालखंड है वो 4 भागों में बांटा जाता है। एक इयोन कहलाता है, एक एरा होता है, एक इपॉच होता है, एक पीरियड होता है। इनका सही क्रम में बता दूं, इयोन, एरा, पीरियड और इपॉच। हिंदी में इयोन को तो इयोन ही कहते हैं, एरा को महाकल्प कहते हैं, पीरियड को कल्प कहते हैं और इपॉच को युग कहते हैं। यानी कि एक महाकल्प के अंदर ढेर सारे पीरियड होंगे यानी कि कल्प होंगे और उसके अंदर कुछ युग होंगे। तो इस तरीके से कालखंड हमारे भूगोल में बनाया गया है अलग अलग समय के आधार पर। हमारी पृथ्वी के इतिहास का सबसे पुराना जो कालखंड है वो प्री कैम्ब्रियन एरा है। एरा लग गया मतलब क्या हो गया, ये एक महाकल्प की बात हो रही है। और इस प्री कैम्ब्रियन एरा के अंदर कुछ पीरियड और कुछ युग भी रहे होंगे।
अभी तक इन पीरियड और युग के बारे में अलग से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सका है। सिर्फ इतना पता है कि प्री कैम्ब्रियन एरा थी। हाँ, प्री कैम्ब्रियन एरा को लेकर के भारत के संदर्भ में कुछ चीज़ें हैं। जैसे हम इस एज को आर्कियन में, धारवाड़ में, कुड़प्पा में और विंध्यन एज के रूप में देख पाते हैं। ये भारत के संदर्भ में है। अभी तक हमने सिर्फ इतना जाना कि आज से करीब 5 अरब वर्ष पहले हमारा सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी का निर्माण हो चुका था। अब पृथ्वी पर बारिश होकर के समुद्र भी बन चुका है। लेकिन आप एक बात बताओ, पृथ्वी के केंद्र में जो गर्मी होगी वो अभी तो खत्म नहीं हो गई होगी। तो ये गर्मी बाहर अभी भी निकल रही होगी और ज्वालामुखी के माध्यम से ही निकल रही होगी। लेकिन अब एक जो बड़ा फर्क आया है वो ये कि जैसे ही ज्वालामुखी फटते थे वो समुद्र में फट रहे होते थे, तो उनका जो लावा था वो तुरंत पानी के संपर्क में आकर के ठंडा होकर के चट्टानें बना ले रहा था। और अब पृथ्वी के ऊपर इसी क्रम में ढेर सारी चट्टानों के निर्माण का कार्य भी शुरू हो जाता है और देखते ही देखते पृथ्वी के ऊपर एक बहुत बड़ा स्थल खंड बन जाता है। पृथ्वी के ऊपर जो पहला स्थल खंड बना हुआ है, इसको दोस्तों पेंजिया नाम दिया गया है। तो वहीं पर पृथ्वी के ऊपर जो सबसे पहला जो समुद्र बना था, इसको पैंथालसा कहा गया। यानी कि अभी आपके पास पृथ्वी है, पृथ्वी में एक समुद्र है और एक भूखंड है। जो भूखंड है उसे हम लोग पेंजिया कह रहे हैं और जो महासागर है उसे हम लोग पैंथालसा कह रहे हैं। ये प्री कैम्ब्रियन टाइम की बात है। प्री कैम्ब्रियन एज में आप पाएंगे कि समुद्र के अंदर एक कोशिकीय जीवों का निर्माण शुरुआती स्तर पर हुआ। अब इन एक कोशिकीय जीवों में नील हरित शैवाल जैसे छोटे छोटे एक कोशिकीय जीव थे। आपको नील हरित शैवाल की यहाँ पर भूमिका के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, या फिर जो भी एक कोशिकीय जीव होते हैं इनकी भूमिका के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जितने भी साथियों एक कोशिकीय जीव होते हैं, ये बाहर की कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये अपना जो भोजन है वो फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के जरिए। और प्रकाश संश्लेषण होता है सूर्य के द्वारा। तो उस समय समुद्र के जीवों का जो भोजन होता था वो कहीं ना कहीं सूर्य के द्वारा होता था, और बदले में वो ऑक्सीजन को जो है, फोटोसिंथेसिस की अगर आपने प्रक्रिया पढ़ी होगी तो उस प्रक्रिया के बाद क्या होता है, ऑक्सीजन ही निर्मुक्त होती है। तो उस प्रक्रिया के बाद ऑक्सीजन निर्मुक्त हो रही थी, बाहर आ रही थी, और धीरे धीरे पूरे एनवायरनमेंट में ये जो करोड़ों की संख्या में जो एक कोशिकीय जीव पनपे, इन्होंने ढेर सारी मात्रा में ऑक्सीजन का निर्माण करना शुरू कर दिया। समय के साथ ये एक कोशिकीय जीव बहुकोशिकीय होने लगे। अभी भी प्री कैम्ब्रियन एज की ही बात हो रही है। इस प्री कैम्ब्रियन एज में पानी के अंदर के बहुकोशिकीय जीवों का निर्माण हो चुका था और बाहर के एनवायरनमेंट में अब ऑक्सीजन भी बिल्डअप हो रही थी। बहुत बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन का निर्माण हो रहा था। अभी तक हमारी पृथ्वी के बाहरी भूखंड पर कोई भी जीवन इसीलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर अभी ऑक्सीजन जैसी चीज़ें नहीं हैं जो कि जीवन को गति दे सकें, और शायद इसी बात की एक बड़ी कमी भी है। साथियों, इस प्री कैम्ब्रियन एज को आप बहुत अच्छे तरीके से याद रखना, क्योंकि जब मैं भारत का भूगर्भ के इतिहास बताऊंगा ठीक अगले लेक्चर में कल से, उसमें मैं प्री कैम्ब्रियन एज पर बहुत ज़्यादा फोकस रखने वाला हूँ, और मैं उससे पहले के बारे में भी आपको बहुत सारी ऐसी बातें बताऊंगा आपने कभी नहीं सुनी हो। ये जो प्री कैम्ब्रियन एज है, इसका कार्यकाल करीब करीब 57 करोड़ वर्ष पहले से लेकर के 5 अरब वर्ष पहले तक माना जाता है। 57 करोड़ वर्ष पहले से लेकर के 5 अरब वर्ष पहले तक का। अभी तक समुद्र के अंदर एक कोशिकीय जीव आ चुके हैं, बहुकोशिकीय जीव आ चुके हैं, लेकिन इन जीवों के अंदर अभी भी हड्डियां नहीं हैं, बिना हड्डी वाले जीव हैं। ये भी बहुत ही प्रमुख बात है। हम लोग प्री कैम्ब्रियन एज को ख़त्म करके जैसे ही अगली सीढ़ी को चढ़ते हैं, तो अब हम लोग आ जाते हैं पैलियोजॉइक काल में, यानी कि पुराजीव में। यानी कि अब जो हमारा महाकल्प है
वो है पैलियोजॉइक यानी कि पुराजीव। अब हम जो महाकल्प पढ़ेंगे वो 3 हिस्सों में पढ़ेंगे। सबसे पहला आएगा पैलियोजॉइक यानी कि पुराजीव, उसके बाद आएगा मेसोजॉइक यानी कि मध्यजीव, और उसके बाद जो पढ़ेंगे वो होगा सेनोजॉइक जिसको कहेंगे नवजीवी। तो 3 हिस्सों में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पुराजीवी यानी बहुत पुराने जीवों की बात करेंगे, उसके बाद मध्यजीवी यानी कि मध्यकाल में जो जीव आए उनकी बात करेंगे, और उसके बाद नवजीव यानी कि आधुनिक काल के जो जीव आए उनकी बात करेंगे। ये 3 अलग अलग महाकल्प हैं। इन कल्प के अंदर का हिस्सा जानना हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। इन कल्प के अंदर का हिस्सा जरा जान लीजिएगा। जो पुराजीव है वो 6 हिस्सों में बटा हुआ है। पुराजीव जो है वो 6 हिस्सों में बटा हुआ है। इसमें प्री कैम्ब्रियन के ठीक बाद जो आएगा उसे कहेंगे कैम्ब्रियन एज, कैम्ब्रियन पीरियड, सॉरी एज नहीं आएगा, पीरियड आएगा, है ना, क्योंकि एरा उसके बाद पीरियड और उसके बाद एपॉच। तो हमारा जो अब पीरियड आएगा वो कौन सा होगा? प्री कैम्ब्रियन तो हो चुका है, तो अब क्या आएगा? कैम्ब्रियन आएगा। कैम्ब्रियन एज की खास बात यह है कि इस समय पृथ्वी के ऊपर एक कोशिकीय जीव बहुकोशिकीय जीवों की संख्या बहुत बढ़ चुकी थी, और अब हड्डियों वाले जीव भी पानी में जन्म लेना शुरू कर चुके थे। इस कालखंड में अभी भी स्थल पर कोई जीव नहीं है, और ये बात है करीब करीब 50 करोड़ वर्ष से लेकर के 57 करोड़ वर्ष पहले की। इस कालखंड के ठीक बाद जो अगला कालखंड आता है यानी कि कैम्ब्रियन पीरियड के बाद जो आता है उसको कहते हैं ऑर्डोविशियन पीरियड। ऑर्डोविशियन पीरियड, ऑर्डोविशियन दोस्तों पहला ऐसा टाइम पीरियड है जब समुद्र के अंदर मछलियां आना शुरू हुई। अभी तक मछलियों का जन्म नहीं हुआ था। कहते हैं कि जो 47 करोड़ वर्ष से लेकर के 50 करोड़ वर्ष के बीच का जो कालखंड था, यानी कि इन 3 करोड़ वर्षों के दौरान हमारी पृथ्वी पर मछलियां आना शुरू हो गई थी, और ये जो एज थी वो ऑर्डोविशियन एज थी, ऑर्डोविशियन पीरियड था। ध्यान रखना मैं पीरियड्स की बात कर रहा हूँ, किसके अंदर? पुराजीवी महाकल्प के अंदर। पुराजीवी महाकल्प के अंदर 6 किस्म के आपको पीरियड दिखाई देंगे, जिसमें सबसे पहला कैम्ब्रियन है, दूसरा ऑर्डोविशियन है, तीसरा सिलूरियन है, चौथा डेवोनियन है, पांचवा कार्बोनीफेरस है, और छठवां पर्मियन है। इन सब की हम लोग बात करेंगे अभी। ठीक, हम लोग बात शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं कैम्ब्रियन पीरियड से। कैम्ब्रियन पीरियड में मैंने क्या कहा कि यहाँ पर समुद्र के अंदर हड्डियों वाले जीव सामान्यतः आने लगे हैं और संख्या तेजी से बढ़ रही है। लेकिन जैसे ही हम लोग ऑर्डोविशियन एज में पहुँचते हैं, यहाँ पर हम लोग को पहली मछली दिख जाती है, यानी कि मछलियाँ अब यहाँ पर पनपना शुरू हो गई। अब आते हैं दोस्तों सिलूरियन एज पर। साथियों सिलूरियन इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि सिलूरियन कहते हैं कि ये पहला ऐसा पीरियड है जब भूखंड के ऊपर पहली बार हमें जीवन का प्रमाण मिला, और प्रमाण के रूप में पेड़ पौधे। सबसे पहले जो पौधों का जन्म हुआ वो सिलूरियन एज में ही हुआ था। सिलूरियन एज यानी कि पुराजीवी महाकल्प का एक पीरियड है। तो इस दौरान पौधे आ चुके थे। सिलूरियन के आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों डेवोनियन एज। डेवोनियन पीरियड एक ऐसा पीरियड है जिसमें आप देखेंगे कि अब जीव ऐसे हैं जो स्थल पे भी रह सकते हैं और समुद्र में भी रह सकते हैं, क्योंकि आपके पास दोनों है। आपके पास स्थल भी है, समुद्र भी है। अभी स्थल पर ऑक्सीजन आ चुकी है, लेकिन परिस्थितियां उतनी भी अनुकूल शायद नहीं हो पाई हैं, इसीलिए जीवन के ज़्यादा प्रमाण नहीं है। लेकिन जो जल के जो जीव हैं वो अब प्रैक्टिस कर रहे हैं कि स्थल तक पहुंच जाएं, क्या जीवन है वहाँ या नहीं है। अब कहीं ना कहीं जो जीव हैं वो रेप्टाइल किस्म के होंगे, जो कि समुद्र में भी रह सकते हैं, पानी में भी रह सकते हैं और स्थल में भी रह सकते हैं। तो वो पानी से स्थल की ओर जा रहे हैं और आ रहे हैं। जैसे आप कह सकते हैं कछुआ हो गया, जैसे घड़ियाल हो गया, मगरमच्छ हो गया। इस तरीके के कुछ जीव हैं जो पानी और समुद्र दोनों में रह सकते हैं। तो इन जीवों की उत्पत्ति जो है वो अब इस कालखंड में शुरू हो चुकी है। साथियों अब हम लोग आते हैं कार्बोनीफेरस पीरियड पर। ये जो कार्बोनीफेरस है
इस टाइम पर पृथ्वी के ऊपर बहुत बड़ी मात्रा में पेड़ पौधे हो चुके थे, कार्बन का संचयन होना शुरू हो चुका था और इसी कार्बन के संचयन के कारण इस युग को कार्बोनिफेरस भी कहते हैं। इस युग में रेंगने वाले जीवों का विकास हो चुका था जो कि हमारे धरातल पर रहते थे। रेंगने वाले जीवों का बड़ी मात्रा में विकास हो चुका और पहली बार स्थल पर रीढ़ की हड्डी वाले जीवों को भी इसी कालखंड में देखा गया। कार्बोनिफेरस युग हमारे आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कार्बोनिफेरस युग में हम आप देखेंगे कि फॉल्टिंग होगी और इंडिया के अंदर कार्बन बहुत बड़ी मात्रा में यानी कि जो कोयले के भंडार हैं वो इसी दौर में बनेंगे। तो इन कालखंडों को याद रखना है क्योंकि ये एक कड़ी बन करके आ रहे हैं। ठीक है, कार्बोनिफेरस के बाद आते हैं, कार्बोनिफेरस के ठीक आगे जैसे ही परमियन एज आती है, ये करीब 24 से 25 करोड़ वर्ष पहले की बात है। इस समय अब पृथ्वी के धरातल के ऊपर रेंगने वाले जीव ढेर सारे हो चुके हैं, मतलब अच्छी खासी जनसंख्या हो गई है रेंगने वाले जीवों की और बहुत बड़ी मात्रा में आप देखेंगे स्थल और जलचर जो होते हैं ये जीव भी तेजी से विकसित हो चुके हैं हमारी पूरी की पूरी पृथ्वी के ऊपर। साथियों, अब हम लोग आते हैं मध्य जीवियों पर यानी कि मेसोजोइक एरा पर। इस समय 3 पीरियड थे, पहला ट्रियासिक था, दूसरा जुरैसिक था और जो तीसरा था वो क्रिटेशियस था। तो ट्रियासिक, जुरैसिक और क्रिटेशियस जो युग हैं ये तीनों ही युगों में आप पाएंगे कि स्तनपायी अचानक से आ जाएंगे, स्तनधारी जीवों का विकास होता है। शुरुआती दौर में जब ट्रियासिक काल आता है तो शुरुआत में यहाँ पर बड़ी मात्रा में मेढकों का जन्म होने लगता है, मेढक आने लगते हैं बड़ी मात्रा में। इसी कालखंड में आप पाएंगे समुद्री कछुए का विकास हुआ इसी कालखंड में। तो रेंगने वाले जीव पहले भी थे लेकिन समुद्री कछुआ इसी कालखंड में असल रूप में आया। तो मेढक और कछुए का जो विकास होता है वो ट्रियासिक एज में हो रहा है। ट्रियासिक के ठीक बाद आती है जुरैसिक। साथियों, आज से करीब 15 करोड़ से लेकर के 20 करोड़ साल पहले इस पृथ्वी पर एक ऐसा जीव आया था जो कि सबसे विशाल हुआ करता था। ये इतना विशाल था कि इसके बारे में आज दिन तक सही से कोई कल्पना नहीं कर सका है। इसको डायनासोर के नाम से जाना जाता है। ये जो डायनासोर हुआ करते थे ये जुरैसिक काल की सबसे बड़ी विशेषता थे। ये डायनासोर इतने भयंकर जीव थे कि ये अन्य सभी जीवों को मार देते थे, उनको खा लेते थे और शायद जब तक डायनासोर रहे तब तक कोई और जीव यहाँ पनप ही नहीं पाया। हमारी पूरी पृथ्वी पर कोई दूसरा जीव नहीं पनप पाया। इस पूरी पृथ्वी पर करीब 5 करोड़ वर्षों पर तक उनका राज रहा और उसके बाद जैसे ही क्रिटेशियस काल शुरू हुआ और इस काल में कहते हैं कि डायनासोर धीरे धीरे खत्म होने लगे। डायनासोर के खत्म होने को लेकर के कई किस्म की टिप्पणियां आपको भूगोल के जगत में मिल जाएंगी। एक टिप्पणी कहती है कि एक उल्का पिंड गिरने की वजह से इनकी मौत हो गई, लेकिन एक उल्का पिंड अगर गिरा होता तो आज हमें दिखता कहाँ गिरा। ऐसा क्या हुआ कि उस उल्का पिंड के गिरने से मर गए? तो मेरा अपना मानना यह है कि उल्का पिंड हो सकता है उनके ऊपर गिरा हो, कोई छोटा पूरा उल्का पिंड गिरा होगा और कहते हैं इनका शरीर काफ़ी बड़ा हुआ करता था। तो अगर किसी एक शरीर में उसने चोट पहुंचाई होगी तो वो जो इन्फेक्शन है वो उसके शरीर में पूरे में फैल रहा होगा और चूँकि बड़ा शरीर है वो अगले शरीर के दूसरे हिस्से को सही से डेड होते हुए देख रहा होगा और कुछ कर भी नहीं सकता होगा। और हो सकता है ये इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से दूसरों में फैला हो और सारे के सारे जो अदर जो डायनासोर हैं वो भी ख़त्म हो गए। तो जो मेसोजोइक काल के जो 3 हिस्से हैं, एक ट्रियासिक है, एक जुरैसिक है और जो क्रिटेशियस है, इनमें ट्रियासिक में तो मेढक और समुद्री कछुआ आता है, लेकिन जो जुरैसिक और जो क्रिटेशियस है इनमें से जुरैसिक में डायनासोर का उदय है और क्रिटेशियस में डायनासोर का अंत हो जाता है। जैसे डायनासोर का अंत होता है अब हमारी पृथ्वी पर नई किस्म के जीव आ सकते हैं, नए नए किस्म के जीवों के आने के लिए परिस्थितियां बन चुकी हैं और अब उनके लिए कोई हार्म करने वाली चीज़ भी नहीं। समुद्र के अंदर भी ढेर सारी किस्म के जीव हो चुके हैं, ढेर सारे पेड़ पौधे हो चुके हैं, ढेर सारी फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन का निर्माण हो चुका है। तो अब कहीं ना कहीं पृथ्वी के ऊपर जीवन जीने के लायक परिस्थितियाँ बन चुकी हैं।
तो साथियों, जो नवजीवन काल है यानी कि जिसको सेनोजोइक में बोल रहा हूँ, ये शुरू हुआ है आज से 6.5 करोड़ वर्ष पहले। जो जो मैं कह रहा हूँ ना, नवजीवन, नई किस्म के जो जीव हैं, इनका आरंभ होता है आज से 6.5 करोड़ वर्ष पहले। इसको भी कई कालखंडों में बांटा गया है, कई पीरियड्स में बांटा गया है। और अभी तक आपने देखा पीरियड्स के अंदर युगों के बारे में हमें जानकारी नहीं, लेकिन इसमें हमें जानकारी है। कुछ युगों की जानकारी नवजीवन काल में हमें हो चुकी है। नवजीवन काल में 2 किस्म के पीरियड हुआ करते थे, एक टर्सरी और एक क्वाटरनरी। टर्सरी एज और एक टर्सरी पीरियड और एक क्वाटरनरी पीरियड, 2 किस्म के पीरियड हुआ करते थे और इनके अंदर ढेर सारी एज हुआ करती थी। टर्सरी एज को 6 युगों में बांटा गया है। इन 6 युगों के नाम आप सुन लीजिए: पुरानूतन, आदि नूतन और अधिनूतन। अंग्रेजी में समझ लो: पैलियोशीन, इयोशीन और ओलिगोशीन। और इसके बाद आएगा अल्पनूतन और अतिनूतन। ठीक है ना? कुल मिलाकर के ये 5 हिस्सों में आपका टर्सरी एज बटा होगा। टर्सरी के बाद आता है क्वाटरनरी पर, ये 2 हिस्सों में यानी कि 2 पीरियड्स में बटा हुआ है, जिसमें एक प्लीस्टोसीन एज है और एक होलोसीन एज है। साथियों, यही वो दौर था जब पृथ्वी के ऊपर नए नए किस्म के जीवों का उद्भव हुआ, जिसमें इंसान भी शामिल है। और तेजी से नए नए किस्म के जीवों की प्रक्रिया होते हुए हम आज के आधुनिक युग में आ गए। तो ये नवजीवन काल में पूरी की पूरी प्रक्रिया हुई है। आप सभी को चीज़ें अच्छी लगी हों तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।